जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जो कि है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब तक हमने जो भी पढ़ लिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम फ्लो कैसे होती है, पैसा फ्लो कैसे होता है इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट से मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो भी पढ़ लिए जो कि इसी से रिलेटेड थे। फिर हमने उनके एग्रीगेट भी पढ़ लिए, जीडीपी एमपी जीएनपी एमपी जो भी थे सारा कुछ 8 एग्रीगेट से वो पढ़ लिए, ठीक है। अब जो आएगा वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे करना है, ठीक है। तो जो भी हमने अब तक पढ़ा सर्कुलर फ्लो में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड नेशनल एग्रीगेट्स, वो सारे इसमें यूज होने वाले। आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उनको देखो, उन क्लासेस को देखो, उसके बाद इस क्लास में आओ, ठीक है। अब आपने अगर समझ लिया है तो इसको बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोस्ट ऑफ द चैप्टर अगर बात करें कि एग्जाम में अगर कोई आता है सिलेबस से, ठीक है, तो वो आता है नेशनल इनकम से, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स, इसके जो भी कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड नेशनल एग्रीगेट थोड़े बहुत कंफर्म करने के लिए आते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे के कुछ चैप्टर हैं वो आते हैं, लेकिन मेन जो है वो ये चैप्टर है, तो आप समझ के चलना। इसीलिए मैं अब तक बोल रहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये है, ठीक है। बहुत आसान भी है और बहुत मज़ेदार भी है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। तो कॉपी पेन लेके बैठो, नोट भी करते रहना, साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ठीक है। मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है, बहुत इजी वे में और बहुत ही आसान और बिल्कुल एकदम प्योर जो है वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेशनल इनकम को मेजर कैसे करें, देखो इसको मेजर करने के लिए 3 मेथड्स बनाए गए हैं। फर्स्ट है वैल्यू एडेड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो चलो हम फर्स्ट पढ़ते हैं जो कि है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड, उसमें क्या है देखो, पहली बात इसी मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड एंड इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो वैल्यू एडेड क्या है देखो, इट रिफर्स टू द एडिशन, पहली बात तो एक एडिशन है वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल या जो भी हम परचेज करके लेके आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल किसी भी चीज़ का है, जैसे वुड्स, अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं या कोई भी इंसान फर्नीचर का बिजनेस करता है तो उसके लिए जो वुड है, लकड़ी जो है, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। जो भी उसमें यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सारा कुछ जो है वो रॉ मटेरियल कहलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो सारी इंटरमीडिएट है, वो सभी यूज करी जाएंगी फर्नीचर, चेयर, बेंचेस, टेबल्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। बाय अ फर्म बाय वर्चू इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है उसके लिए, ठीक है। तो देखो वैल्यू एड क्या है कि किसी भी रॉ मटेरियल में वैल्यू को ऐड करना, ठीक है। आज हम फर्नीचर बनाते हैं, हमारे पास 100 क्विंटल की लकड़ियाँ जो अभी हैं हमारे फर्म में, 100 क्विंटल लकड़ियाँ अभी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 200 क्विंटल और खरीद ली, ठीक है। तो वो क्या है, वो वैल्यू एडिड है, ठीक है ना। तो वो क्या, एडिशन इन दी वैल्यू एडेड, ठीक है। तो हमारे पास 100 क्विंटल थी, हमने 200 और खरीद ली, कितनी होंगी 300, लेकिन इस हिसाब से थोड़ा अलग होगा, उसको हम देखते हैं। तो वैल्यू एडेड क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है ना। यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो चीज़ हमने खरीदी कितने में हमने बेची उसको माइनस करेंगे, वैल्यू एडेड निकल आएगा। लेट्स सपोज कोई चीज़ हमने 50 रुपये में खरीदी, उसको 70 रुपये में बेच दी, तो हमने कितना वैल्यू ऐड किया इसमें, कितना किया, +20, 20 रुपये ऐड किया। तो ये क्या होगा, ये हमारा वैल्यू एडेड हो गया, ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी परचेज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि सेल, ठीक है ना। तो यही इसमें है, कोई चीज़ हमने कितने में खरीदी है और कितने में उसको बेचा है, तब तो हमारा निकल के आएगा, यानी कि हमने वैल्यू कितनी ऐड की है उसमें, ठीक है ना। जैसे अगर कोई भी चीज़ हमने सारा कुछ बना बनू के मेरा 10 रुपये का हुआ है, अब उसको हमने बेचा है 15 रुपये में, तो कितनी वैल्यू ऐड की उसमें, 5 रुपये, वही वैल्यू एडेड है, ठीक है। इतना कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अब पढ़ते हैं कि वैल्यू एड तो समझ लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आता है। तो देखो इट रिफर्स, ध्यान से पढ़ते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करना, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट वैल्यू है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सभी की जो भी मार्केट वैल्यू है जो प्रोड्यूस किए गए हैं एक पीरियड ऑफ 1 ईयर में,
ठीक है ना। आपने पढ़ा है कोई भी, जैसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स, वो गुड्स होते हैं जो कि या तो रीसेल या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस किए गए, ठीक है ना। अगर वो अपने एक साल में, उनका जो अकाउंटिंग ईयर है, अगर वो उसी साल में यूज किए जाते हैं या रीसेल किए जाते हैं तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स माने जाएंगे, नहीं तो वो फाइनल गुड्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें दो चीज़ें आती है वैल्यू ऑफ आउटपुट में, आप ऐसा समझो, ठीक है। पहले तो ये समझ लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है कि जो सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी मार्केट में है उनकी जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वही है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो आप उसको समझो। उसमें देखो पहली चीज़ है वैन एंटायर आउटपुट इज, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। वैन एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने एक दिन में 100 टेबलें बनाई, ठीक, कितनी बनाई, 100 टेबल्स, 100 मेजें हमने बनाई, ठीक है, 100 मेजें बनाई और एक साल में हमने बनाई 1 लाख। एक साल में हमने कितनी बनाई, 1 लाख, कभी कम भी हुई कभी ज़्यादा भी, लेकिन एक साल में जो हमारी थी वो हो गई 1 लाख, ठीक है। अब उसी साल में वो 1 लाख की 1 लाख सभी बिक गई, ठीक है, सभी बिक गई, तब क्या होगा, यानी कि वैन एंटायर आउटपुट, जो भी आउटपुट निकला, ये क्या आउटपुट है, ठीक है, ये जितना भी आउटपुट बन के निकला, जितनी भी मेजें बनाई गई है, वो सारी जब उसी अकाउंटिंग पीरियड में सेल हो गई, उसका ये फॉर्मूला है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, यानी सेल प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तो इसमें है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। इसको तो हम ऐसे समझते हैं कि जैसे एक फार्मर है, उसने उसने क्या किया, उसने भी जैसे वीट की उसने खेती की, ठीक है, गेहूं की खेती की, तो गेहूं की खेती में उसको 10 क्विंटल मिले, ठीक है, कितना मिला, 10 क्विंटल उसको जो गेहूं निकले उसके खेत में, ठीक है, 10 क्विंटल निकले। तो उसने 10 क्विंटल में से क्या किया कि 8 क्विंटल जो थे वो बेच दिए, 8 क्विंटल सेल कर दिए, ठीक है। फिर 2 क्विंटल जो थे उसने वो अपने कंजम्पशन के लिए रख लिए, अपने खुद के खाने के लिए रख लिए। तो वो क्या है, उसने वो प्रोड्यूस किया था फॉर खुद के लिए, यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना। जैसे कोई भी यार जो फार्मर है वो भी तो खाएंगे पिएंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि उन्होंने अगर 20 किलो गेहूँ निकाला है, कुछ भी 20 क्विंटल उन्होंने कुछ भी निकाला, गन्ना वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, उन्होंने वो सारा कुछ बेच दिया, नहीं, वो खुद के लिए भी तो रखेंगे ना, उनको भी तो खाना है ना। ऐसी नौबत ना आ जाए कि उन्होंने बेच दिया तो उनको ही खरीदना पड़ जाए, तो वो उतना रखते हैं कि पहले हम लोग खा सकें, हमारा सेल्फ कंजम्पशन जो है वो पूरा हो पाए, उसके बाद हम सेल करेंगे, ठीक है। तो 10 यूनिट बनाई थी, उसमें से उन्होंने 8 बेच दी, 2 अपने लिए रख ली, ठीक है। तो वही है कि जब सारा कुछ इंटायर आउटपुट जो है वो सोल्ड हो गया मार्केट में, ठीक है, ये क्या, ये पूरा सोल्ड ही तो हो गया भाई। अब ये बताओ कि नेशनल इनकम में वही जो इनकम गिनी जाती है जो कि मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अब इन्होंने 8 बेच दी, ठीक है, 2 अपने लिए रख लिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 8 बेच दी इसका पैसा गिना जाएगा, 2 रख ली इसका पैसा नहीं गिना जाएगा, नहीं, पैसा दोनों का गिना जाएगा, चाहे इन्होंने अपने लिए रख लिए चाहे इन्होंने बेच दी हो, ठीक है ना। अब मैंने अपने खाने के लिए 20 क्विंटल गेहूँ रख लिए साल भर के लिए, ठीक है ना, तो पैसा तो उसका भी गिना जाएगा ना भाई, क्योंकि वो भी मेजर किया जा सकता है टर्म में, तो वो भी नेशनल इनकम में आएगा, भले वो हमने अपने लिए रख लिया हो, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट में। सेकंड में क्या है, सेकंड में ये है कि वैन एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड, ओके, इज नॉट सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। जब एंटायर आउटपुट जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम में वो पूरा बिक ही नहीं पाता, उसके लिए क्या फार्मूला है, तो उसको हम देखते हैं। तो उसको कैसे देखेंगे, देखो उसके लिए क्या है कि यानी कि पहला है एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड, तो क्या है देखो, तो इसमें क्या करते हैं कि जब जैसे अगर मानो कि हमने 1 लाख चीज़ें बनाई, 1 लाख यूनिट बनाई, ठीक है, 1 लाख बनाई, 8 सेल कर दी, ठीक है, कितनी कर दी हमने, 80,000, 80,000 हमने मानो सेल कर दी। 80,000 के बाद हमने 10,000 अपने लिए रख ली, ठीक है, कितना हो गया, 90,000। उसके बाद 10,000 और बच गया, ठीक है, वो तो बिका ही नहीं ना मार्केट में, ना तो वो हमने कंज्यूम किया, अगर हमने कंज्यूम किया होता और बिका होता, ये दोनों चीज़ें होती, ठीक है, सेल और सेल्फ कंजम्पशन, तो फर्स्ट में आ जाता सोल्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन वो नहीं सोल्ड हुआ, इसका मतलब क्या है कि 10 और बच गई, ठीक है, जो 10 बच गई हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं अनसोल्ड, अनसोल्ड स्टॉक, वो स्टॉक जो बिका ही नहीं है, अनसोल्ड है, वो क्या किया जाएगा, वो ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। अनसोल्ड स्टॉक जो है वो ऐड किया जाएगा इसमें, सेल्स में भाई वो भी तो होगा, भले बेकार नहीं है लेकिन उसकी भी तो एक मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अनसोल्ड क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है, देखो अनसोल्ड स्टॉक इज द एक्सेसेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक इज टर्म्ड एज चेंज इन स्टॉक, ठीक है ना। अगर ऐसा समझ लो कि अनसोल्ड, जैसे हम माने यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे
जब हमने अपना जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड 2024 का था, आपने अकाउंट पढ़ रहे हो, ठीक है। अब 12th में आ गए हो, इतना तो पता है ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है। जैसे कि हमने जब अपना सारा कुछ चेक किया, अपनी बैलेंस शीट बनाई, तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था 2024 का या 2023 का ले लो, ओपनिंग स्टॉक जो हमारा था, ठीक है, वो था हमारा 100 यूनिट्स। हमारे पास 100 यूनिट्स थी, 100 यूनिट्स थी, ठीक है, 100 यूनिट्स थी, ठीक है। हमने प्रोड्यूस किया। अब ये जो 10,000 यूनिट्स थी, ये हमारी बिकी ही नहीं, ये हमारी बिकी नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब आप ऐसा समझ लो कि हमने 1 लाख हमारी चीज़ें थी, 80,000 हमने बेच दी, 10,000 हमने कंज्यूम कर ली, और 10,000 जो रह गई वो ना बिकी ना हमने कंज्यूम की, तो वो तो हमारी फर्म में ही रहेंगी, वो तो हमारी इंटरप्राइज में ही रहेंगी। तो वो क्या होगी, वो ऐड हो जाएंगी किस में, इसमें। तो वो आती है अनसोल्ड स्टॉक में। यानी कि हमने जैसे कोई भी चीज़ अपना जब ओपनिंग स्टॉक हमारा हमने चेक किया कि हमारे ओपनिंग स्टॉक में पहले 500 यूनिट थी, ठीक है, हमारे ओपनिंग स्टॉक में 500 यूनिट थी। लेकिन जब हम क्लोजिंग स्टॉक कब करते हैं, मार्च में। ओपनिंग कब करते हैं, अप्रैल में। जब हमने मार्च में अपना स्टॉक हमने जब चेक किया कि हमारे पास कितना भी स्टॉक है, तब हमारे पास कितना निकली, तब हमारे पास निकली 10,500, 10,500, ठीक है। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक ये है कि हमारा एंटरप्राइज का अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ, तब हमारे पास इतना स्टॉक था, 500 यूनिट थी। आज हमारे पास 10,500 यूनिट्स है, ये कैसे। अब ये क्या है, तो ये है क्लोजिंग। ये जब लास्ट, जब एंड में अकाउंटिंग पीरियड हम चेक करते हैं, तो वो क्या है, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है कि आखिरी टाइम पे क्लोजिंग पे कितना है, ओपनिंग पे शुरुआत में कितना स्टॉक है, ठीक है। तो उस इतना तो यार एक्सपेक्ट करता हूँ, पता ही होगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 10,500 को 500 से माइनस करेंगे, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 10,000, 10,000 आएगा ना। तो ये क्या है, ये है चेंज इन स्टॉक। ये क्या है, चेंज इन स्टॉक, यानी कि चेंज, ठीक है, इन स्टॉक। स्टॉक में बदलाव कितना आया है, तो कितना बदलाव आया, 10,000 का। यानी 500 था और 10,500 हो गया, तो बदलाव कितने का आया, 10,000 का। इसे ही बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप ऐसे समझ लो, जैसे एक एंटरप्राइज ने 100 मेजें 1 साल में बनाई, ठीक है, 100 मेजें 1 साल में बनानी है, आप इतना समझ लो, ठीक है। अब उसने क्या किया, उन 100 मेजें में से 80 मेजें बेच दी, ठीक है, 80 बिक गई, 20 बची, 20 में से 10 उठाई, अपने घर पे दे दी, अपने लिए, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो 10 बची, वो क्या हुआ उनका, वो उनका जो स्टॉक पहले से बचा हुआ था। तो ऐसा मान लो कि उनके स्टॉक में जब उन्होंने इंटरप्राइज ओपनिंग की थी अपनी अकाउंटिंग ईयर की, तब उनके पास 50 मेजें थी, ठीक है। जब ओपनिंग स्टॉक 50 का था, फिर जब उन्होंने 2023 का जो स्टॉक था वो ख़त्म किया, क्लोज किया, तो वहाँ पर उन्होंने जब चेक किया अपना स्टॉक, तो वहाँ पर कितने निकली, 60। वहाँ पर 60 निकली। तो जो 50 था वो ओपनिंग का था, क्लोजिंग में लास्ट उनको लास्ट अकाउंटिंग ईयर में उनकी 60 यूनिट्स निकली, ठीक है। तब उन्होंने जब माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का। कितना बदलाव आ रहा है स्टॉक में बदलाव कितने का आ रहा है, 10 का। तो यही तो चेंज इन स्टॉक है, ठीक है ना। यानी कि अनसोल्ड स्टॉक क्या है, एक्सेस है, ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा जो है उस क्लोजिंग स्टॉक इस टर्म्ड एज चेंज इन स्टॉक। यानी कि जो स्टॉक बदला है उसी को बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। ओपनिंग क्लोजिंग से ओपनिंग को माइनस कर दो, चेंज इन स्टॉक निकल आएगा, और ये हम न्यूमेरिकल्स में समझ लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या है, तो इस वाले जो सेकेंड पार्ट जो था, सेकेंड पार्ट जिसमें कि अकाउंटिंग पीरियड में जो भी आउटपुट था वो पूरा सोल्ड नहीं हुआ था, तो उसमें क्या था, सेल। पहला तो यही आ जाएगा आउटपुट सोल्ड वाला, सेल प्लस ये आ जाएगा चेंज इन स्टॉक, ठीक है, जो स्टॉक बदलाव आया वो वाला, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये जो फर्स्ट वाला था, ठीक है, ए वाला जो, तो ये ऐड हो जाएगा। इसमें चेंज इन स्टॉक और हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेंज इन स्टॉक को क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर जब ओपनिंग में हमारे 100 यूनिट थी, ठीक है, क्लोज जब हमने किया तो हमारे पास 500 निकली, इसका मतलब क्या है, चेंज इन स्टॉक कितना होगा, चेंज इन स्टॉक हमारा 400 का होगा, है ना। तो यही तो इसमें है। अब दूसरा एक और वैल्यू ऑफ आउटपुट इस तरह से गिना जाता है, जैसे क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है ना। जैसे बात करते हैं, उसने क्वेश्चन में दे दिया कि हमारे पास 100 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट की 10 रुपये प्राइस है, ठीक है। तो सेल कितनी हो गई, मैंने बोला कि हमने 100 यूनिट्स बेची जिसकी हर एक यूनिट की प्राइस 10 रुपये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यार 1,000 रुपये का हो गया सेल, ठीक है, 1,000 रुपये का हो गया। स्टॉक हमारा 500 का था, चेंज इन स्टॉक कितना हो गया, पूरा 1,050, ठीक है। 50 का था, चेंज इन स्टॉक कितना हो गया, 1,050, ठीक है ना। तो ऐसे तो उसे करेंगे। तो यही पूरा एक वैल्यू एडेड है। अब इसके आगे कुछ और पॉइंट्स रह गए, हम उनको भी समझते हैं।
अब हम देखते हैं इसके कुछ आगे के टॉपिक्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वैल्यू एड कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, जितना आउटपुट निकला है वो, जितना हमने परचेज किया था रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स, उनको माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट तब वैल्यू एडेड निकल आएगा। ठीक है, वैल्यू आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो यार, एक फार्मर था, किसान था, इसका नाम था बी। ठीक है, एक फार्मर था और एक मिलर और एक बेकर था। ठीक है, ये क्या लिखा, ये लिखा है यहाँ पर बेकर। ठीक है, तो अब समझो, एक फार्मर था जिसका नाम था बी। उसने क्या करा, उसने अपने खेत में जो था, उसका जो खेत था उसमें गेहूं की खेती उसने करी, गेहूं की फसल करी। ठीक है, तो गेहूं के खेत में 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल गेहूं निकला, 1 क्विंटल अनाज निकला। ठीक है, 100 किलो निकला इंटू 5, 5 रुपये उसका प्राइस था, तो कितना हो गया 500। यही था ना, क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो कितना हो गया 500। तो उस फार्मर ने क्या करा, उस फार्मर ने 500 रुपये का जो गेहूं था, जो 100 किलो गेहूं एक था, ठीक है, तो वो 500 रुपये में उसने जो वीट था उसको सेल कर दिया, किसको, मिलर को। ठीक है, जो 500 रुपये का गेहूं एक फार्मर ने एक मिलर को बेच दिया, बात खत्म। ठीक है, अब उस मिलर ने उसको चक्की में पीसा। ठीक है, मिल में अपने आटा बनाया, उसने उसको आटा बनाया और उस आटे को 700 रुपये में बेकर को बेचा। जो बेकरी वाले होते हैं ना, बिस्किट ब्रेड वगैरह जो बनाते हैं, बेकरी वाले, उनको कितने में बेचा, 700 रुपये में। अब उस बेकरी वाले ने अपने उस आटे से जो खरीदा था उसने मिलर से 700 रुपये में, उसको उसने ब्रेड बना के 1000 रुपये में उसने बेच दिया, किसको, अपने कस्टमर को। ठीक है, 1000 रुपये में उसने बेच दिया। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे ध्यान से समझना बहुत। ठीक है, एक किसान था, उसके पास गेहूं थे, उसने उस गेहूं को 500 रुपये गेहूं को, ठीक है, 500 रुपये में उसने उस मिलर को बेच दिया। उस मिलर ने उस गेहूं को पीसा और उसका फ्लोर बनाया, आटा बनाया। उस आटे को 700 रुपये में एक बेकरी को बेच दिया। बेकरी वाले ने उस आटे का ब्रेड बनाया। ठीक है, उस ब्रेड को 1000 रुपये में कस्टमर को बेच दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, आउटपुट जो था, आउटपुट क्या था कि बीट, फार्मर के पास से बीट निकला, फार्मर के लिए बीट आउटपुट है। इनपुट क्या था, उसका बीज। ठीक है, आप ऐसे समझो, आउटपुट का मतलब है, इतना तो पता ही होगा आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो हमें मिला है, आउटपुट निकला है हमारा। ठीक है, तो आउटपुट जो था फार्मर के लिए बीट था, मिलर के लिए उसका फ्लोर जो आटा निकला वो उसके लिए आउटपुट है, बेकरी वाले के लिए उसके लिए ब्रेड जो था वो उसका आउटपुट था, बात खत्म। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ इनपुट, अब यहाँ से ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ इनपुट, इनपुट कितना था, एक फार्मर के लिए इनपुट कुछ भी नहीं था। एक फार्मर के लिए उसने अपने खेती करी थी, उसमें से उसके गेहूं निकले, बीट निकला, बीट उसका तो कुछ उसने कुछ डालना थोड़ी ना था, उसने जो भी अरे यार, आप उतना मत सोचो कि उसने बीज वगैरह डाला, दवाइयाँ, पानी, वो सब छोड़ दो। ठीक है, आप उतना देखो, गेहूं के लिए उसने कुछ डाला, नहीं डाला, उसका गेहूं निकला, तो उसको इनपुट कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, उसका सीधा आउटपुट निकला। ठीक है, लेकिन एक फ्लोर जो आटा वाला था, जो मिलर था, ठीक है, मिलर के लिए क्या था, मिलर के लिए इनपुट था 500 का, क्योंकि उसने उसको खरीदा था। ठीक है, फार्मर से 500 रुपये में उसने गेहूं खरीदा, तो उसके लिए तो इनपुट है ना, क्योंकि उसने अपनी मिल में 500 रुपये का गेहूं डाला, तो उसके लिए वो इनपुट है ना, उसने इनपुट किया। ठीक है ना, उसने इनपुट किया। ठीक है, उसके लिए 500 रुपये का इनपुट हो गया गेहूँ। अब उस गेहूँ को उसने आटा बनाया, आटा बना के उसने बेकरी वाले को बेच दिया, तो बेकरी वाले के लिए 700 रुपये का इनपुट है। ठीक है, क्योंकि बेकरी वाले ने आटा खरीदा, आटा कितने रुपए का था, 700 रुपये का, तो उसके लिए 700 रुपये का इनपुट है। यहाँ तक समझ में आया। तो फार्मर के लिए 0 इनपुट, मिलर के लिए 500 रुपये का इनपुट है। इनपुट का मतलब उसने लिया, आटा ले लिया, उसने इनपुट हो गया उसके लिए। और बेकरी वाले के लिए जो था वो आटा 700 रुपये का इनपुट था, क्योंकि उसने जो आटा था 700 रुपये का यहाँ से खरीदा। ठीक है, अब आउटपुट समझो, तो ये आउटपुट है। अब आउटपुट क्या है कि फार्मर के खेत से 500 रुपये का गेहूँ निकला, उसके पास निकला ना, तो क्या हुआ, 500 रुपये का आउटपुट है। उस 500 रुपये को में उसने उस गेहूँ को एक मिलर को बेच दिया, उस मिलर ने उस आटे को पीसा, उससे उस मिलर ने उस गेहूँ को पीसा, उससे आटा बनाया, जो कि बना 700 रुपये का। तो क्या है, ये 700 रुपये का उसका आउटपुट है, मिलर वाले का 700 रुपये में उसका आटा निकला ना, उसने उस 700 रुपये के आटे को बेकरी वाले को बेच दिया, बेकरी वाले ने उस 700 रुपये के आटे से ब्रेड बनाया। ठीक है, अब बेकरी वाले का जो आउटपुट है वो क्या है, ब्रेड, जो कि 1000 रुपये का, तो उसका 1000 का आउटपुट निकला। ठीक है, अब वैल्यू एडिड समझ लो। तो देखो, इसने तो अपनी वैल्यू ऐड की थी ना,
अब ये चाहता 200 में बेच सकता था, 100 का, 1000 का, 1 लाख कितने का भी, तो इसने कितने की वैल्यू ऐड की, 500 रुपये की। इसके लिए फार्मर के लिए 500 रुपये की वैल्यू एडिड होगी, ठीक है। मिलर ने क्या किया, आप यहाँ से समझो, देखो मिलर ने क्या किया, इसने फार्मर ने 500 रुपये का गेहूँ बेचा था मिलर को, ठीक है। मिलर ने उसका आटा बनाया और उस 500 रुपये में 200 रुपये और जोड़ दिए और 700 रुपये का आटा उसने बेचा बेकरी को। तो कितना ऐड किया उसने, कितनी ऐड की उसमें वैल्यू, उसने 200 रुपये की मिलर ने, ठीक है। 700 रुपये का आटा लिया, बेकरी वाले को बेच दिया, बेकरी वाले ने ब्रेड बनाया, 700 रुपये के आटे से उसने ब्रेड बनाया और उसने उसमें 300 रुपये जोड़ दिए वैल्यू ऐड करके और 1000 का आउटपुट निकाल के कस्टमर को बेच दिया। बस इतना समझ में आया। तो देखो ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, यही क्या है, सेल। देखो यहाँ पर इसने भी सेल किया, 200 हटाओ, इस फार्मर ने यहाँ पर भी 500 की सेल की, 500 की सेल हो गई। यहाँ पर मिलर ने 700 की सेल की, ये सेल हो गई। बेकरी ने 1000 रुपये की सेल की, ये क्या होगा, टोटल सेल हो गई, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू ऑफ इनपुट यहाँ पर 0 है इसके लिए, ठीक है। इसने कोई परचेज नहीं किया, इसने परचेज किया रॉ मटेरियल का, इसने गेहूँ का रॉ मटेरियल, इसके लिए तो रॉ मटेरियल गेहूँ है ना इसका, तो इसके इसने जो था 500 रुपये का गेहूँ इसने परचेज किया था, ठीक है। इसने 700 रुपये का, टोटल कितना हो गया, इनपुट जो था टोटल हो गया 1200 का, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल कितना होगा, 7 5 12 यानी कि 2200 रुपये, ठीक है ना। आउटपुट कितना है, 5 7 और 10 कितना हो गया, 2200 रुपये, ठीक है। अब ऐड कितनी की इसने वैल्यू, अब आप इसमें से माइनस कर देंगे, 2200 में से 1200 गए 1000 रुपये, 1000 रुपये ऐड किए, ठीक है। 200 रुपये इसने ऐड किए मिलर ने इसमें, ठीक है। और 300 रुपये इस बेकरी वाले ने 700 रुपये में ऐड किए, ठीक है। तो कितना टोटल हो गया बताओ आप, 500 रुपये यहाँ पर इसने ऐड किए थे, 200 रुपये मिलर वाले ने ऐड किए और 300 रुपये बेकरी वाले ने ऐड किए, कितना हो गया, 1000 रुपये हो गए ना, टोटल 1000 निकला है। यही तो वैल्यू एडेड है, यानी कि जो वैल्यू ऑफ इनपुट है ये है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ इनपुट को आप मानो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स ही तो है फ्लोर, इसके लिए ब्रेड, इसके लिए व्हीट, ठीक है। अब समझो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल है कि जो आउटपुट निकला उसको उसने सेल किया या थोड़ा बहुत कंज्यूम भी किया होगा। वैल्यू ऑफ इनपुट जो है वो उसके लिए परचेज है और उसका लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। आप समझ गए ना कि यानी कि इसने टोटल परचेज किया था इन सभी को मिला के, इन सभी को मिला के टोटल परचेज जो थी वो थी 1200 रुपये की, टोटल सेल हुई 2200 रुपये की, ठीक है। तो वैल्यू कितनी ऐड हुई उसमें, प्रॉफिट कितना है सबका मिला के 1000 रुपये का, यही तो वैल्यू एडेड है, बस कुछ भी नहीं है, इतना सा था। तो अब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो क्या है। तो देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में 4 केसेस बन सकते हैं, तो उनको समझ लो आप। देखो केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड एंड केस फोर्थ, ठीक है। देखो अगर वहाँ पर क्वेश्चन में आया कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो 500 का है और इम्पोर्ट जो है वो 200 के, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे टोटल 500, ठीक है। आप ये 200 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स में इंपोर्ट पहले से ही ऐड होगा, क्योंकि हमको नहीं पता ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से है कि या नहीं, ठीक है। हमको नहीं पता कि हमने बाहर से मंगवाया है, अंदर से ही हमने कुछ किया, ठीक है। तो ये हमारे जो 200 का इम्पोर्ट लगा है वो इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। वहीं अगर वहाँ पर लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 500 का, इम्पोर्ट है 600 का, इम्पोर्ट है 400 का, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 500 का, क्योंकि परचेज ऑफ रैम मटेरियल जो है उसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे थर्ड केस में अगर वहाँ पर लिखा है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, अब आप क्या करेंगे कि अगर परचेज किया है हमने डोमेस्टिक फर्म से 500 का और इम्पोर्ट है 300 का, तो आप यहाँ पर फिर से 500 लिख के चले आना, सही रहेगा आंसर, ठीक है। नहीं, आपको यहाँ पर ये देखना है भाई कि ये तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सिर्फ था, लेकिन ये क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म। अब डोमेस्टिक फर्म से अब इतना तो समझ सकते हैं कि डोमेस्टिक फर्म जो है, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, हमारे जोग्राफिकल जो एरिया है जहाँ तक हम जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, तो वहाँ का 500 है, ठीक है। इसका मतलब हमारे देश से ही हमने परचेज़ किया और बाहर से भी कुछ परचेज़ किया होगा उसका भी इंपोर्ट लगा है, तो 300 हो गया। तो 500 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 800, ठीक है ना। आपको इतना देखना है, अगर वो क्लियरली बोल रहा है कि डोमेस्टिक है भाई तो इंपोर्ट ऐड करना है, ठीक है। अगर नहीं पता डोमेस्टिक है नेशनल है क्या है तो हमको ऐड नहीं करना है इंपोर्ट, ठीक है। फोर्थ केस ये बनता है कि अगर वहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल
1000 रुपये एंड इम्पोर्ट जो है वो है 2000, तो सही रहेगा। तो ये वाला है ना। नहीं नहीं, अब आपको यहाँ पर वैल्यू भी तो देखनी है कि परचेज, भले वो यहाँ पे नहीं बता रहा कि डोमेस्टिक है या नेशनल है क्या है, लेकिन आपको ये वैल्यू भी तो देखनी है कि अगर परचेज 1000 रुपये की है, ठीक है, और इम्पोर्ट 2000 का है, तो क्या आएगा? तो आंसर 3000 आएगा, क्योंकि अगर आप ये वैल्यू भी तो चेक करोगे, अगर परचेज हमने 1000 रुपये की है तो इम्पोर्ट कैसे 2000 का लग रहा है? तो इम्पोर्ट कैसे 2000? इसका मतलब है कि इम्पोर्ट इसमें ऐड ही नहीं है। अगर यहाँ की बात ले लें तो यहाँ पर तो हम समझ सकते थे कि यहाँ 400 का इम्पोर्ट है, 100 और 500 की यहाँ पे परचेज लिखी, यानी कि इम्पोर्ट पहले से ही ऐड है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू उसकी ज़्यादा है इम्पोर्ट की परचेज से, तो हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वो इम्पोर्ट दिया हो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लिखेंगे। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया, बताया नहीं गया डोमेस्टिक है क्या है, तो हम इम्पोर्ट ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे बताया कि परचेज है जो डोमेस्टिक फर्म से है तो इम्पोर्ट ऐड करेंगे। दूसरा, अगर उसमें बताया गया है कि परचेज है लेकिन परचेज की वैल्यू इम्पोर्ट से कम है तो ऐड करेंगे, ठीक है। अब आती है सेल्स की बारी। तो सेल्स में तो दो ही चीज़ें हैं। पहली, सेल्स अगर 500 रुपये की है, ठीक है, एक्सपोर्ट अगर 200 रुपये के, तो हमको नहीं पता कि सेल डोमेस्टिक है या क्या है, तो हम उसमें एक्सपोर्ट ऐड नहीं करने वाले, ठीक है। एक्सपोर्ट ऐड नहीं करेंगे तो आंसर आएगा 500। लेकिन अगर वहीं पे लिखा है कि डोमेस्टिक सेल है 700 की और एक्सपोर्ट है 500 के, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि डोमेस्टिक सेल है, यानी कि हमारे देश में ही सेल की है कहीं पे, और एक्सपोर्ट अलग से पड़ रहा है, तो आंसर आएगा 1200, ठीक है गाइस। यही था, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ें हैं, सेल, एक्सपोर्ट। अगर हमें नहीं पता कि डोमेस्टिक है क्या है तो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं प्लस करने वाले, लेकिन हमें क्लियरली पता चल रहा है कि डोमेस्टिक परचेज है या डोमेस्टिक सेल है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लस करेंगे। इतना ध्यान रखना, इंपोर्ट परचेज में होता है, एक्सपोर्ट सेल में होता है, ठीक है ना। अब इसके कुछ और टॉपिक हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं और फिर इस क्लास को फिनिश करते हैं। तो अब हम और देख लेते हैं एक और टॉपिक जो है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड में किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या क्या है। तो देखो, पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि इंटरमीडिएट जो गुड्स है वो इंक्लूड नहीं होते हैं नेशनल इनकम में, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स ही बाद में जाके फाइनल गुड्स बनते हैं और फाइनल गुड्स की ही वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड की जाती है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की ऐड कर देंगे तो वो ऐड जो बाद में इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में बनेंगे तो उनकी फाइनल की तो ऐड होगी होगी, इंटरमीडिएट की भी कर देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हम इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं करते हैं, ठीक है। फिर सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनकी हमने या तो बेचा है या ख़रीदा है, वो भी ऐड नहीं होंगे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जैसे मैंने एक कार अपनी ख़रीदी, ठीक है, मैंने कंपनी से लेके आया तो उसने तो अपने उसमें स्टॉक में लिखा कि ये बिक गई, ठीक है, उसने चढ़ा लिया, वो ऐड होगी नेशनल इनकम में, ठीक है। लेकिन वही कार जब मैं किसी और को बेच दूंगा, ठीक है, तो वो थोड़ी ना ऐड करूंगा, वो क्यों ऐड करूंगा, वो तो पहले ही ऐड हो चुकी है। ऐसे किसी और ने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, उसकी उस वहाँ पर ऐड हो गई, ठीक है, उसके बाद मैंने उससे खरीद ली तो वो मेरी ऐड नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि दो दो बार यहाँ पर डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए सेकंड हैंड गुड्स भी इंक्लूड नहीं करे जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो भी इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, यानी कि कोई भी सर्विसेज हमने अपने खुद के लिए दी है वो भी नेशनल इनकम में नहीं आएंगे। यानी कि कोई भी गुड्स जो हम खुद यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो इंक्लूड करे जाएंगे क्योंकि उनकी एक मार्केट वैल्यू है, ठीक है। हमने अपने खाने के लिए, एक किसान ने अपने खाने के लिए 50 किलो गेहूँ रखा है, वो उसकी मार्केट वैल्यू है, वो इंक्लूड करा जाएगा। लेकिन जैसे कोई भी किचन गार्डनिंग है या जैसे कोई हाउस वाइफ है, कोई भी है, उसकी सर्विसेज नहीं इंक्लूड करी जाएंगी क्योंकि हम उनको एज मेजर नहीं कर सकते इन मार्केट वैल्यू, ठीक है। फिर अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, गुड्स को तो हम इंक्लूड करेंगे पर सर्विसेज को नहीं, क्योंकि गुड्स को हम उनको मेजर कर सकते हैं मार्केट वैल्यू में, ठीक है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज इंक्लूडेड, इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ लोग रेंट पे रहते हैं घरों में, उनके पास घर नहीं है, तो उस जगह की वैल्यू नापी जाएगी, मेजर करी जाएगी और वो इनकम जो है वो ऐड करी जाएगी नेशनल इनकम में, ठीक है। और जो लोग अपने खुद के घर में रहते हैं, जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ, आप अपने घर में रहते हैं, आपका खुद का घर है, आपके नाम है, लेकिन उसकी भी तो परमानेंट वैल्यू, उसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना। जैसे आसपास का जो एरिया है उसके हिसाब से उसकी भी वैल्यू मेजर करके नेशनल इनकम में ऐड करी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने रेंट पे नहीं रहते तो आपकी ऐड नहीं करी जाएगी। अगर आप रेंट पे घर में रहते हो या अपने घर में रहते हो, ऐड करी जाएगी नेशनल वैल्यू, नेशनल इनकम में उसकी वैल्यू, ठीक है। फिर चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है।
सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, कोई भी शेयर खरीदा या बेचा जाता है या कोई बॉन्ड्स कोई डिबेंचर्स इज नॉट इंक्लूडेड, चाहे वो नया हो या पुराना हो, क्योंकि वो किसी भी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से या प्रोडक्टिव सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसलिए वो मेजर नहीं करा जाएगा। लेकिन तो कोई भी ब्रोकर है उसको ब्रोकरेज मिलती है, कमीशन मिलता है, तो वो ऐड करा जाएगा क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव सर्विसेज है, ठीक है, तो वो ऐड करी जाएंगे। अब डबल काउंटिंग को हम कैसे अवॉइड करें, जैसे वैल्यू एडेड में डबल काउंटिंग हो जाती है, ठीक है। डबल काउंटिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज़ हमने 2 बार काउंट कर दी, उसे बोलते हैं डबल काउंटिंग। तो हम उसको दूर कैसे करें, जैसे हमने बात की थी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट वहाँ पर कितना निकला था, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो था वो 500 रुपये वहाँ से निकला फार्मर से, 700 रुपये मिलर से और 1000 रुपये बेकर से, तो कितना हो गया टोटल 1200, ठीक है। अब वैल्यू एडेड कैसे निकला था, 500 किसान ने जोड़े थे फार्मर ने, 200 मिलर वाले ने जोड़े थे और 300 बेकर वाले ने जोड़े थे, कितना हो गया 1000 रुपये, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई कि हमने यहाँ का 500 जोड़ लिया, इसका भी 700 जोड़ लिया, इसका भी 1000 जोड़ लिया, टोटल आउटपुट 1200 निकला। लेकिन ये गलत है ना, क्योंकि इस 500 तो ठीक है, लेकिन इस 700 में इस ये वाले 500 भी तो ऐड है, इस 1000 में ये 700 भी तो ऐड है, ठीक है ना, ये भी तो है ना, तो यहाँ पर डबल काउंटिंग हो गई, यानी यहाँ पर भी 500 जुड़ गया और यहाँ पर भी ये वाला 500 जुड़ गया, ये डबल काउंटिंग हो गई ना। तो इसको कैसे हम दूर करें, तो इसके लिए पहला क्या है कि फाइनल आउटपुट मेथड, पहले तो आपको फाइनल आउटपुट मेथड को देखना है कि जैसे फाइनल लास्ट में क्या आउटपुट निकला है, लास्ट में ये 1000 का आउटपुट निकला है, ब्रेड कितने का बना 1000 का, ब्रेड में 700 का आटा भी है, 500 का इसमें गेहूँ भी है, ठीक है ना। तो हम सीधा 1000 को ले लेंगे कि हाँ भाई 1000 का आउटपुट निकला, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो 1000 का है बस। ये तो सेकंड, और सेकंड में क्या है, सेकंड में वैल्यू एडेड मेथड, या तो हम अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट लेंगे तो फाइनल आउटपुट लेंगे, नहीं तो हम वैल्यू एडिड देख लेंगे। तो पहले में वैल्यू एड 500 की हो गई, दूसरे में इसने 500 में 200 रुपये की, ये 700 हो गए तो 200 की हो गई। अब 700 में इसने 300 का ऐड किया, 1000 का ब्रेड बनाया, तो इन तीनों को जोड़ के कितना आया 1000 रुपये, ठीक है। तो हम डबल काउंटिंग को ऐसे दूर कर सकते हैं, या तो हम फाइनल आउटपुट ले लें 1000 रुपये की, या जो वैल्यू ऐड की थी वो उससे जोड़ लें, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया था कि डबल जो काउंटिंग है उससे हम कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। यानी डबल काउंटिंग जो हो जाता है, किसी भी चीज़ को हम एक अमाउंट को बार बार जोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं डबल काउंटिंग, यानी डबल मतलब 2 बार काउंट कर दिया हमने, ठीक है, डबल काउंटिंग। तो उसका जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था कि फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल आउटपुट मेथड में क्या था कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना उसमें कि 500 रुपये उसने जोड़े फार्मर ने, 700 रुपये मिलर वाले ने और 1000 रुपये बेकर ने, ठीक है। तो उसका जो आउटपुट निकला था कितना था, टोटल 1200, ठीक है। टोटल आउटपुट जो था कितना में निकला था 12, इतना निकला ना सबका आउटपुट। फार्मर का आउटपुट 500 था, मिलर वाले का 700, बेकर वाले का 1000 रुपये, टोटल कितना हुआ 1200। लेकिन इसमें बोला है फाइनल आउटपुट मेथड, यानी कि इसमें जो फाइनल आउटपुट निकला है 1000 रुपये, आपको उसको लेना है। अगर आप इन सभी को जोड़ देंगे तो 1200 हो जाएगा, यानी कि इस 1000 में ये 700 भी है, इस 1000 में ये 500 भी है, ठीक है ना। मतलब ये जो 700 है इसमें ये 500 जुड़े हैं, ठीक है, और इस 1000 में 700 जुड़े हैं, तो 2 बार हो गया ना, इसलिए फाइनल आउटपुट मेथड लेना है आपको, ठीक है ना। और दूसरा ये जो है वो है वैल्यू एडेड मेथड, नहीं तो अगर आपको वो नहीं लेना तो आप वैल्यू एडेड मेथड ले लो। यानी कि जैसे जो वैल्यू एडेड निकला था कितना निकला था, फार्मर ने जो किया था 500 रुपये का ऐड किया था, मिलर वाले ने 500 में 200 जोड़ दिया, 700 हो गया, तो इसने किया था 200 का ऐड। इस 700 में बेकर वाले ने 300 रुपये जोड़े थे, ठीक है, तो उसका हो गया था 300 रुपये, टोटल कितना हो गया 1000 रुपये हो गया ना। तो या फिर आपको फाइनल आउटपुट लेना है या तो आपको वैल्यू एडेड लेना है, ठीक है। ऐसे आप डबल काउंटिंग को दूर कर सकते हैं, अगर आप एक साथ इन सभी आउटपुट को जोड़ देंगे तो यहाँ पर डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था। अब हम देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या हैं जिससे कि हम वैल्यू एडेड को निकाल सकें, ठीक है। तो देखो तीनों मेथड्स में, वैल्यू एडेड में, इनकम में एंड एक्सपेंडिचर में, लास्ट में हमको ये निकालना है एनएनपी एफसी, यानी कि नेशनल इनकम हमको निकालनी है, और मेजरली नेशनल इनकम कर रहे हैं, है ना। तो देखो फर्स्ट चीज आती है इसमें जीवीएमपी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो जीवीएमपी का मतलब क्या है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, बी से वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो आपने ये तो चीज़ें पता ही होगी आपको कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है एंड टेरिटरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। देखो तो प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि बात करें फार्मर की, तो फार्मर के लिए शुगर कैन जो हो गया वो प्राइमरी है,
ठीक है, शुगर केन प्राइमरी है, खेत में उगा कि कोई इंसान तो उसे उगा नहीं सकता है, इसीलिए तो हम प्राइमरी बोलते हैं उसे कि भाई नेचर हुए हो, ठीक है, हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है कि उस फार्मर ने उस गन्ने को मिलर वाले को बेच दिया और उसने उसका शुगर बनाया या गुड़ या कोई भी स्वीट्स वगैरह बनाई, ठीक है। स्वीट बनाई या गुड़ बनाया, शुगर बनाया, चीनी बनाई, बहुत सारी चीज़ होती है वो बनाई, ठीक है। तो वो क्या होगा सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी को उसने यूज़ किया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि शुगर और बहुत सारी चीज़ें मिठाइयाँ वगैरह बनाई, ठीक है। तो वो आ गया सेकेंडरी में, सेकेंड टर्म वो इसमें यूज हुआ है, ठीक है। टेरिटरी सेक्टर में क्या है, टेरिटरी में आता है कि इन दोनों को ऐड करने वाला। टेरिटरी में जैसे बात करें ट्रांसपोर्ट हो गया, अब आपको कहीं गन्ना लेके जाना है, आपको कहीं चीनी लेके जानी है, बहुत सारी मिठाइयाँ आपको कहीं करवानी है, कुरियर कुछ भी करना है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लगता है ना भाई। अब अगर आप गन्ना लेके कहीं जाएंगे, अगर आपने 100 क्विंटल गन्ना बेचा है किसान ने, तो वो किस पे लेके जाएगा, अपने ऊपर तो लेके नहीं जाएगा, ठीक है। कोई ट्रक वगैरह, कोई ट्रैक्टर वगैरह चाहिए, तो दैट इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें भाई फिनांस भी चाहिए, भाई पैसा है तो चाहिए ना, एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट की अथॉरिटी चाहिए, इसमें सारा कुछ है ना। तो ये क्या, ये टेरिटरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर 100 का है, और ग्रोस वैल्यू फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर 200 का है, और ग्रोस वैल्यू फ्रॉम टेरिटरी सेक्टर 50 का है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 350, 350 हो गया। 350 जो हुआ यही तो जीडीपी है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के जो आया वो जीडीपी है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि सेकेंडरी ना हो, प्राइमरी हो, प्राइमरी में टेरिटरी हो, कोई एक हो या कभी तक तीनों हो, ठीक है। वो हम न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे। आप अभी तक इतना समझो कि इन तीनों को जोड़ के जीडीपी एमपी निकलता है, ठीक है। अब हमको जीडीपी एमपी के बाद हमको जाना है एनडीपी-एफसी में, ठीक है। एनडीपी-एफसी में जाएंगे तो ग्रॉस से नेट में आएंगे, तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको माइनस कर देंगे। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे, हम अभी तक पीछे पढ़ चुके हैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। उसकी बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो अब तक उसकी बात, अब डोमेस्टिक इनकम हमने निकाल ली, एनडीपी-एफसी को ही हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम से हमें नेशनल इनकम में जाना है, तो सारा कुछ सेम है, बस हमें जो ये पे यहाँ पर है नेट है, ठीक है। सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पर ये जो डोमेस्टिक है एनडीपी-एफसी, एनडीपी-एफसी, तो ये जो ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से हम नेशनल में जाएंगे। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस एनएफआई करते हैं, है ना, प्लस करते हैं ना, कि बाहर से हमने कितना पैसा दिया है या बाहर से कितना कमाया है, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो नेट फैक्टर निकल आएगा। तो उसी को हम इसमें प्लस कर देंगे, हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी, ठीक है ना। तो ये था स्टेप ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। पहले इन तीनों को ऐड कर दो, जीडीपी आएगा, जीडीपी से एनडीपी में जाओ, एनडीपी-एफसी से एनएनपी-एफसी में आ जाओ, ठीक है। तो जीडीपी-एमपी, एनडीपी-एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और एनएनपी-एमसी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। तो गाइस ये जो क्लास है हमारी इधर ही फिनिश होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि हम लोग पढ़ेंगे इनकम मेथड के बारे में, ठीक है। अभी वैल्यू एडेड पढ़ लिया, एक क्लास इनकम मेथड की कर लेंगे, एक क्लास एक्सपेंडिचर मेथड की कर लेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा उसमें, ठीक है। तो आई होप आपने इन सभी को चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा हो, ठीक है। तो इस क्लास में जो हमने शुरुआत में पढ़ाया है ना, जितना वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट और जो भी सारा कुछ था वैल्यू एडेड, वो सारा कुछ सही से समझ लेना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो समझ लिया तो ये तो पता ही है, इसमें स्टेप में उतना कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। ये जो अबाउट डबल काउंटिंग, इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको पढ़ लेना। उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट के 1-2 नंबर में आ सकते हैं उनकी डेफिनेशन पूछने के लिए, कि उसका जो पूरा प्रोसेस है ना उसको आप सही से समझ लेना, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट भी करना अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आपको इस क्लास से या अब तक जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।